लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही हैं और आज एक बहुत बड़ा महाकुंभ दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। हम बैठे हैं किले में कुंवर घनश्याम सिंह के पास, जो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं, लेकिन किस कारण हारे हैं ये तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन बराबर सक्रिय आज भी कुंवर साहब बराबर क्षेत्र में जा रहे हैं, जबकि अधिकतर देखा है ऐसी स्थिति होने के बाद क्षेत्र में जाना लोग छोड़ देते हैं। कुंवर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और आप बराबर लगे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्या कहेंगे, 2024 नज़दीक है, लेकिन एक तरफन ईवीएम का विरोध भी चल रहा है, दूसरी तरफन सक्रिय रूप से राजनीति करने वाले राजनीतिक मैदान में नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, सक्रिय रूप से राजनीति करने वाले सब हैं मैदान में, ऐसी बात नहीं है। और ईवीएम की आपने बात करी तो ये बात बिल्कुल सही है। ईवीएम में कोई ना कोई घपला तो है। अब उसका साक्ष्य तो किसी के पास है नहीं। जब तक वो ईवीएम कुछ मशीनें सौंप ना दी जाएं विपक्षी लोगों को, वो अपने इंजीनियरों से, एक्सपर्ट से खुलवा के देखें, सब कुछ करें, तभी कुछ कहा जा सकता है। वो इलेक्शन कमीशन करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं वैसे ही आप देख लो, जैसे मॉक पोल होता है ऐसे करा लो, आप वोट डाल दो और गिन लो किसको कितने मिले। उससे काम नहीं चलेगा। हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सटीक आरोप लगाया है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, सबसे बड़ी बात यह है वो सॉफ्टवेयर सील रहता है, उसे कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं छेड़ सकता। उस सॉफ्टवेयर में क्या है, क्या डाला गया है, ये भारत सरकार को नहीं मालूम, किसी राज्य सरकार को, कलेक्टर को, निर्वाचन अधिकारी को नहीं मालूम, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक को नहीं मालूम। केवल वो प्राइवेट कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं और उसमें सेट करती हैं, केवल उनको मालूम है। ये कौन सा तरीका हुआ? ये कोई पारदर्शिता है क्या? अब वो प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनियां कौन है, क्या है, उस पर भी आरोप लगाया गया कि मुख्य जो कंपनी है उसमें 3-4 भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें डायरेक्टर हैं। तो इसलिए शंका की बहुत गुंजाइश है और लोकतंत्र में पारदर्शिता रखनी चाहिए, शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया? बिल्कुल, वही तो कह रहा हूं मैं। और आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो जो विपक्षी दल है वो विरोध कर रहे हैं। तो जब इतनी शंका है, इतनी बड़ी शंका है, तो लोकतंत्र के हित में, पारदर्शिता के हित में ईवीएम को खत्म किया जाना चाहिए और बैलेट पेपर से कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 महीने से सारे विरोधी दल समय मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से ईवीएम पे चर्चा करने के लिए। उनको समय नहीं दे रहे 6 महीने से। सारी बातों के लिए समय है, अन्य कोई विषय हो तो उस पर मिलने के लिए समय है, खूब मिल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम पे चर्चा नहीं। ये कौन सी बात हुई? तो ऐसी स्थिति में देश की राजनीति आखिर देश किस दिशा की तरफ जा रहा है? देश तो धीरे धीरे अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है, संविधान खत्म होने की तरफ जा रहा है, मनमानी की तरफ जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपति जो है वो इस देश पर कब्जा करने वाले हैं। इस ओर देश जाता हुआ दिख रहा है। ईवीएम को बदला जाना चाहिए और बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जानी चाहिए, तभी कुछ उम्मीद है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की और लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। नहीं कुंवर साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये क्या विपक्ष ऐसा नहीं कर सकता, सारा विपक्ष मिलकर बहिष्कार कर दे कि जाओ आप ही ज़्यादा, हमें चुनना, लड़ना ही नहीं है चुनाव, तो मजबूरी बस करना पड़ेगा चुनाव? नहीं हो सकता है, पहले बीच में कोशिशें तो हुई है। अब विपक्ष भी एक नहीं होता है, धीरे धीरे फूट जाते हैं लोग लालच में। सबसे बड़ी चीज ये है, लोकतंत्र को खतरा ईवीएम से तो है ही, उसके साथ साथ ईडी और सीबीआई से खतरा ज़्यादा है। आज जो बहुत से लोग भारतीय जनता में जा रहे हैं, अधिकांश 90% ईडी, सीबीआई और इस सब के कारण जा रहे हैं। झूठे केस लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कुंवर साहब कि उनमें किसी न किसी बात का डर होगा ना, कुछ तो ऐसा किया होगा तभी तो जा रहा है, तभी तो डर है। आप भी तो, आपके ऊपर तो कभी कोई ब्लेम नहीं लगता है, आपको तो कोई ईडी ना सीबीआई कुछ भी नहीं आती है। नहीं, लेकिन अगर कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ना। वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तो वॉशिंग मशीन से गुजर गए, साफ हो गए, ये कौन सा सिद्धांत है? अशोक चौहान फंसे हुए थे कई केसों में, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आरोप लगाते थे, अब वो उस वॉशिंग मशीन से गुजर गए तो साफ हो गए, ये कौन सी बात हुई? एक तरफा नहीं होना चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करे। केवल एक तरफा कार्रवाई कर रही है, केवल बहुत से लोगों को तो केवल परेशान करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो कहीं फंसे नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया है, कहीं किसी गलती में नहीं है, तो वो नहीं आते उनके भय में। जैसे आप देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ तो असम में पहुंची तो वहाँ एफआईआर और सब कुछ हुई, यानी कहीं ना कहीं डर तो है।
नेहरू गांधी के खिलाफ, परिवार के खिलाफ तो ये जो कर सकते थे वो किया। नेशनल हेराल्ड के नाम से किसी तरह एक केस बनाने की कोशिश की, उसमें आरोपी भी बना लिया और तमाम सब किया। लेकिन राहुल गांधी एक ही विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं। जहां भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, खुद वहां पहुंचते हैं, निडर होकर काम कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं। दूसरे नंबर पर केजरीवाल जी भी हैं, उनकी भी मैं तारीफ करूंगा, वो भी नहीं डर रहे हैं। और भी कुछ नेता हैं विपक्ष के जो संघर्ष कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं, लालू प्रसाद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ना कर रहा हो, लेकिन बहुत से लोग डर के भी पहुंच रहे हैं उनके पास। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में क्या सब दूध से धुले हुए हैं, कोई कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा गड़बड़ी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता में है। आप गांव स्तर से, तहसील स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पे जाके देखें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी वाले लूट खसोट में लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं। उनके कारण जनता त्रस्त है, लेकिन उनके लिए सीबीआई और ईडी नहीं है। ये मुख्य मुद्दा है। आप एक बात बताइए, कभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना कहा था मैं कभी नहीं जाऊंगा बीजेपी के पास, फिर इतनी जल्दी पलटना, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अब उनकी बात वो जाने, उनका तो कोई सिद्धांत है नहीं, कभी भी इधर से उधर हो जाते हैं कि उनके बारे में मैं क्या कहूँ। उनको पलटू राम सही कहा गया है और फिर पलट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ फिर आ सकते हैं, क्या मालूम भविष्य में क्या हो। उनका जो रिकॉर्ड है पुराना, उससे तो ऐसा ही लगता है कभी भी आ सकते हैं फिर। कुंवर साहब, क्या कारण रहा? आप तो बराबर 5 साल सक्रिय रहे, इतने कम मतों से क्या लग रहा है आपको, किस चीज का नुकसान हुआ है, कैसे हो गया ये? 2-3 फैक्टर्स रहे, एक ही फैक्टर नहीं था। एक लाडली बहना का असर थोड़ा रहा जो दिख नहीं रहा था पहले से, उसका पूर्वानुमान नहीं लग रहा था। लेकिन केवल वो फैक्टर नहीं है, मुझे लगता है कुछ हजार वोट लाडली बहना के चक्कर में चले गए होंगे, योजना के चक्कर में जी। कुछ ईवीएम का भी है। कम से मैंने पूरा हिसाब लगाया, 7-8 हजार वोट मुझे कम मिले हैं, जिसका कोई वो नहीं दिख रहा क्यों कम हुए। जी। उसमें ईवीएम भी हो सकती है, क्या मालूम क्या है, या लाडली बहना अनुमान से ज्यादा हो। तीसरी बात, हमारे कांग्रेसियों ने भितरघात किया। बिल्कुल। सारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग दतिया जिले के जिला स्तर के सारे मेरे विरोध में थे, 90% विरोध में थे। किसी को कुछ लग रहा था, किसी को कुछ लग रहा था, किसी को लग रहा था ये वरिष्ठ हैं, कहीं कांग्रेस की सरकार आ गई तो पहले मंत्री ये बन जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। कुछ लोगों को ये भी लग रहा था, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये लोकप्रिय हैं, इनको अगर नहीं हटाया गया तो हमारा नंबर कब आएगा, हर बार इन्हीं को टिकट मिलेगा, ये जीतते जाएंगे। तो ये भी लग रहा था लोगों को, तो सारे लोग विरोध में थे। कुछ पैसे का भी चक्कर था, पैसे के कारण बहुत लोग बिक गए। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है तो सबसे प्रमुख कारण पैसा है। लाडली बहना और ईवीएम और इस सब के बावजूद मैं जीतता, कांग्रेस के भितरघात के बावजूद मैं जीतता, लेकिन पैसा बहुत बड़ा कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया, जिसका किसी को अनुमान नहीं था, अभी भी लोगों को अनुमान नहीं है। करोड़ों रुपए बांटे गए, ये भी कारण रहा। तो 3-4 फैक्टर्स रहे। क्योंकि मार्जिन इतना कम है तो मेरा कहना है किसी एक फैक्टर को दोषी नहीं दे सकते। एक भी फैक्टर नहीं होता तो मैं जीत जाता, कांग्रेसियों ने भितरघात नहीं किया होता तो मैं जीत जाता, लाडली बहना का असर नहीं होता तो मैं जीत जाता, पैसा इतना बेइंतहा पैसा अगर खर्च नहीं किया होता तो मैं जीत जाता, चौथा ईवीएम का कोई चक्कर नहीं होता तो मैं जीत जाता। तो मैं बिल्कुल मार्जिन पे था। थोड़ा भी इन 4 फैक्टरों में से कोई फैक्टर थोड़ा कम हो जाता तो मैं जीत रहा था। कहीं ना कहीं दामोदर यादव के बीच में इस प्रकार खड़े होने से उसका भी कहीं ना कहीं लॉस तो हुआ है। नहीं, बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद मैं जीत रहा था। ये 3-4 फैक्टर नहीं होते, वो भी एक बात है, वो भी, हाँ, 5वां फैक्टर वो भी मान लीजिए, वो भी है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर आधा असर भी करता तो मैं जीत जाता। अच्छा, एक बात बताइए कुंवर साहब, एक और तो लाडली बहना का इफेक्ट चला इस बात की, जे जीतू पटवारी जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, बोले लाडली बहनों ने दिया तो वो धब 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 वोट डालती रहे। दूसरी तरफ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी दावा कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि वह हर बार वोट केले पे पड़ रहा है, उन्होंने अभी प्रयोग भी किया था भोपाल में। तो ये असर किसका है? देखिए, है क्या, ईवीएम का तो मैंने बताया, केले पे पड़े चाहे संतरा पे पड़े, चाहे फूल पर पड़े, चाहे हाथ के पंजे पर पड़े, ये तो मॉक पोल की तरह करके दिखा दिया जाता है, तो उससे कोई असर नहीं हुआ जब तक ईवीएम को हैंडओवर न करें। 150 ईवीएम मशीनें रैंडम तौर पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, जो निष्पक्ष एक्सपर्ट्स हैं आईआईटी के और ऐसे बड़े इंजीनियर हैं,
उनको हैंडओवर किया जाए, विपक्षी दलों को हैंडओवर किया जाए, वो खोलकर पूरा देखें, तब सिद्ध होगा कि हाँ ईवीएम सही है या गलत है। और नहीं तो यही माना जाएगा कि कुछ ना कुछ धांधली तो है। नहीं तो सरकार कतरा क्यों रही है? ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन 6 महीने से मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रहा? आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा रहे? अगर आप बहुत लोकप्रिय हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए, जनता आपके साथ है, राम मंदिर के कारण लहर चल गई, आंधी चल गई, तो करा लो बैलेट पेपर से चुनाव। आपको तो जब आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आपको तो खुशी खुशी कहना चाहिए कि ठीक है बैलेट पेपर से भी करा लो। क्यों कतरा रहे हो उससे? कोई ना कोई बात तो है। अच्छा, खड़गे जी ने कहा है कि अगर 2024 का चुनाव हम हार गए तो आगे वाले समय में चुनाव इलेक्शन होना ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आशंका है इस बात की। लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त करने के प्रयास किया जा रहा है, अगर फिर से इनको सत्ता प्राप्त हो गई तो भविष्य में क्या करेंगे कुछ पता नहीं। आशंका पूरी ये है कि फिर वो एक व्यक्ति का राज भारत में कायम करेंगे, संविधान को नष्ट करेंगे और जनता का जबरदस्त शोषण होगा, जबरदस्त महंगाई होगी। केवल 2, 4, 5 पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा और उन्हीं का एक गठबंधन, जो कुछ चुने हुए राजनेता और वो पूंजीपति, वो भविष्य में सरकार चलाएंगे। इस बात की भारी आशंका है। तो अभी जो किसान बैठे हैं, आए हैं फिर से मैदान में, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैसे इलेक्शन पर? देखिए, सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की ओर जा रही है, उसका सही पूछा जाए उसका तोड़ क्या है, उपाय क्या है, तो वर्तमान परिस्थितियों में तो जनता ही उपाय है। जनता अपनी पर आ जाए तो सरकारें कुछ नहीं कर सकती। किसान अपनी पे आ गए थे, 1 साल तक धरना पे बैठे थे, तो मतलब हठधर्मिता का भी मतलब पीक है, ऐसे व्यक्ति को भी झुकना पड़ा था। अब किसान फिर से आए सड़कों पे, उनकी मांगें बिल्कुल सही हैं, जेन्युइन है। सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों के दबाव में हठधर्मिता कर रही है, मांग नहीं मान रही है। लेकिन अगर वैसा ही आंदोलन बना और जन आंदोलन बनने लगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और जनता की ताकत ये सब जो गलत ट्रेंड आ रहे हैं हमारे लोकतंत्र में, इसको बदलवा सकती है, और किसी की तो क्षमता मुझे दिख रही नहीं, लेकिन कुंवर साल सवाल फिर वही यही है, लेकिन जनता को तो एक ही दिख रहा है, राम 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 आ गए हैं, राम आ गए हैं। नहीं, ये बात सही है। धर्म क्या है? एक भावनात्मक चीज होती है। धर्म में आस्था लोगों की होती है, और जहाँ प्रगाढ़ आस्था हो वहाँ तर्क शक्ति खत्म हो जाती है। जो आदमी आस्था में ज़्यादा लीन है वो फिर तर्क शक्ति नहीं करता। वो आस्था के जो उनके प्रतीक हैं, जिसमें आस्था है, उसके बारे में और कोई विचार करेगा ही नहीं। इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और उन्होंने एक आस्था की लहर कायम करने में वो काफ़ी कुछ सफल भी हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कांग्रेस के सीधा सीधा एक ही पे कांग्रेस ने मना कर दिया जाने से, न्योता दिया, वो आई नहीं वहाँ पर। देखिए क्या है, ये राम मंदिर बना, उसमें तो सबकी सहमति है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कहती थी कोर्ट जो आदेश देगा वो करेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया, मंदिर बना, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम पक्ष तक को आपत्ति नहीं है, वो भी कोई विरोध नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई थी, हमने लड़ी, नहीं मिली हमें मस्जिद, मंदिर के पक्ष में हो गया तो ठीक है। मुस्लिम पक्ष ने तो पूरे भारत में अभी तक कोई ऐसा विरोध दर्ज किया नहीं है, तो कांग्रेस क्यों करेगी? कांग्रेस तो पहले से ही कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो हम करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने ही ताले खुलवाए, कांग्रेस के लोगों ने ही पूजा अर्चना शुरू करवाई थी वहाँ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप जो कांग्रेस के लोगों से पूछ रहे हो, आप शंकराचार्यों से तो पूछो। हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्यों से बड़ा और कोई धर्म की गद्दी नहीं है। वो हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, और सब लोग मानते हैं कि शंकराचार्य ही सबसे वो तो बराबर विरोध कर रहे थे, चारों शंकराचार्य। हाँ, तो वो पूछे ना, अगर हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्म पुरुष हैं, जो मार्गदर्शक हैं, वो अगर विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा कर दिया तो क्यों बुरा लग रहा है? आप शंकराचार्यों से तो पूछें, उनकी तो आलोचना करें, उनकी क्यों नहीं कर रहे? लेकिन यहाँ सबसे एक सवाल और है कुंवर साहब के, क्योंकि उन्होंने सही मुद्दा उठाया। अगर अधूरा मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव से पहले करने की क्या जल्दी थी? इसका मतलब क्या ये निष्कर्ष न निकाला जाए कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम होने के बजाय ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया गया था कि लोकसभा चुनाव में हमें इसका लाभ मिले? शंकराचार्यों ने यही तो कहा। शंकराचार्यों ने और भी जो धार्मिक विधि विधान है उसमें कमियों की ओर इशारा किया, बात करी। वो नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस ही नहीं जा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? कांग्रेस धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी क्या हो गए? हम तो शंकराचार्य जो कह रहे हैं वही तो कर रहे हैं। और शंकराचार्य को कोई नकार दे हिंदू धर्म में तो बताओ,
तो फिर उनको भी नकार दो, फिर नरेंद्र मोदी जी को ही घोषित कर दो, एक शंकराचार्य, एक अमित शाह जी को घोषित कर दो, एक योगी आदित्यनाथ को कर दो। अच्छा कुंवर साहब, दिल्ली में बड़ा का आंदोलन हो रहा है, कई वकील लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कल अपनी जान का खतरा बताया है, लेकिन उन्होंने विपक्ष से मांग की, लेकिन कोई उनके विपक्ष उनका साथ देने नहीं जाता है। नहीं दे रहे हैं ना साथ, अब वो उनका वकीलों का मुद्दा अलग है। अब अभी एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, शायद कल परसों में ही, उसमें दिग्विजय सिंह जी भी जा रहे हैं और विपक्ष अपने ढंग से मांग रख रहा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, जब मैंने ये बताया आपको कि वो राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा था, तो फिर राजनीतिक दल तो राजनीति के हिसाब से निर्णय लेंगे ना। जी। आपने सोनिया गांधी जी को बुलाया, खड़गे जी को बुलाया, अधीर रंजन चौधरी जी को बुलाया, लोकसभा राज्यसभा में दोनों नेताओं को बुलाया और सोनिया गांधी जी को बुलाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी को क्यों बुलाया और राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बुलाया? अगर आपने सोनिया गांधी जी को इसलिए बुलाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं, तो राहुल गांधी जी भी तो पूर्व अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी पुरानी पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी और पहले के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो पहला तो उनका हक बनता है। आपने राजनीति नहीं की क्या? आप राजनीति कर रहे हो। आपने केवल योगी आदित्यनाथ जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी तक के किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? इसका क्या जवाब देंगे? केवल राजनीतिक बात है। मोदी जी नहीं चाहते कि मेरी पार्टी में भी किसी का कद ज्यादा बड़ा हो जाए, मेरे सामने सब बौने रहे, कहीं कोई मुख्यमंत्री हाईलाइट ना हो जाए। यही कारण रहा कि शिवराज को नहीं बनाया मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो है ही। शिवराज सिंह को इसीलिए हटाया क्योंकि उनका कद बढ़ रहा था। वो चौथी पांचवी बार जिता के लाए भारतीय जनता पार्टी को, तो उनका कद बढ़ रहा था, इसलिए उनको काटा गया। नए नए लोगों को, अनुभवहीन लोगों को इसलिए बनाया गया कि उनका इतना कद ही नहीं बन पाएगा 10 20 25 साल में, तो सब निपटी जाएगा। तात्कालिक कोई मोदी जी के आसपास के कद का होगा तो आप देखना, ये लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें भी काटा जाएगा। उसमें योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, उनका भी कद बढ़ रहा है और वो यंग भी है, इसलिए उनसे बहुत आंतरिक परेशानी है। वो भी आएंगे, गडकरी जी भी आएंगे। उनने तो योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया था ना, अभी बोले मैं दिन में 10 बार कपड़े नहीं बदलता हूँ, मेरी जो वेशभूषा है, ड्रेस है, मैं एक बार वही पहनता हूँ। इसीलिए तो वो खटक रहे होंगे अभी। आगे आने दो, समय आएगा, दिखेगा। गडकरी जी का भी समय आने वाला है, उनको भी काटा जाएगा। जो लोग बराबरी के स्तर के आसपास भी पहुंच रहे हैं, उनको काटा जाएगा। तो राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने किया था, तो राजनीतिक कार्यक्रम है तो राजनीतिक दल राजनीति के हिसाब से निर्णय लेंगे। वो ये चाहते थे कि अकेले मोदी हाईलाइट हों और कोई बड़ा आदमी दिखे नहीं। खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी जी भी जाती तो पता नहीं। मुझे तो बताया गया कि चौथी लाइन में उनकी सीट थी, बहुत से सामान्य लोगों के, फिल्म एक्टर्स वगैरह के पीछे। तो कौन राजनीतिक दल जाएगा ऐसे? राजनीतिक। अच्छा कुंवर साहब, एक बात बताइए कि स्वामी जी, एक मिनट, स्वामी उनने तो कमेंट किया है कि ये 8 पूर्व सैनिक जो कतर से छूटे हैं फांसी की सजा पाने के बाद, शाहरुख खान से निवेदन किया था भारत सरकार ने, उस वजह से छूटे कतर से, जबकि सारा का सारा श्रेय मोदी गवर्नमेंट की वजह से छूटा है। क्या है ये? अभी अंदरूनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन शाहरुख खान से अगर उनने समर्थन लिया सरकार ने अंदरूनी, विदेशी संबंधों में ऐसी डिप्लोमेटिक, स्वामी नारायण का कहना है, जो सुब्रमण्यम स्वामी है। हाँ, तो हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी बहुत जानकार हैं। वो कई बार जो खबरें देते हैं वो सच्ची होती है। टैलेंटेड आदमी है, होशियार आदमी है, हो सकता है सही हो। तो ये सरकार तो मतलब कहती कुछ है, करती कुछ है। वैसे मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं उनके आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। शाहरुख खान वगैरह जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर, उनके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। जब देखो तब उनकी फिल्मों के बहिष्कार की बात करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो चुपचाप उनकी मदद भी ले लेते हैं। हो सकता है अंदर क्या है ये तो मालूम नहीं। एक सरकार ने तो मना कर दिया, शाहरुख खान के हैंडल से भी आया है कि नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। अब गोपनीय कोई काम हुआ होगा तो कोई ऑफिशियली उसको स्वीकार थोड़ी करेगा, न सरकार करेगी न शाहरुख खान करेंगे। हो सकता है न भी हो। अच्छा कुंवर साहब, एक बात बताएं, लाडली बहन का इफेक्ट तो चलो ठीक है मध्य प्रदेश में रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ जहां तो पूरा सर्टेनली था ही कि यहाँ कांग्रेस रिपीट होना ही है, और राजस्थान में डाउटफुल था थोड़ा, हाँ, तो वहां क्यों रिपीट हुआ? तो वो ईवीएम तो है ना, ईवीएम तो वहां भी थी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाडली बहना का बहुत असर नहीं है, निर्णायक असर नहीं है कि उसी वजह से हुआ। लाडली बहना का हर विधानसभा क्षेत्र में 3-4 हजार वोट का फर्क पड़ा होगा मेरे ख्याल से, मेरे इस इलाके में तो। अब और मध्य प्रदेश में जो भी हो,
इससे ज़्यादा असर नहीं है। तो मैंने तो ये बताया था कि मेरे सेमड़ा विधानसभा में जो 4-5 फैक्टर थे उनमें से एक लाडली बहना था, तो इससे निर्णायक असर उसका नहीं हुआ है। कुंवर साहब, आगे की रणनीति क्या है आपकी? आप तो नहीं जा रहे हैं कहीं कांग्रेस छोड़ के? नहीं, ऐसा तो कोई विचार है नहीं। नहीं, कहीं ऑफर आता है अच्छा आपके पास तो? नहीं, कोई ऑफर नहीं आया है अभी तक। नहीं कोई आया, ऑफर नहीं यानी नहीं आया है, आने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई आने वाला भी नहीं है। आएगा भी नहीं आपके पास? जब विधायक जा रहे थे सिंधिया जी के साथ, जब जरूर ऑफर आया था, 2 बार आया था। उस समय भी आया था जब विधायक जा रहे थे। उसके बाद आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब उपचुनाव जो हुए थे 2020 में जी, या 19 में हुए नहीं थे? 20 में ही हुए। 20 में उपचुनाव जब हुए थे, उनकी वोटिंग हो गई थी और रिजल्ट नहीं खुले थे। इस बीच में मेरे पास ऑफर आया, मतलब तब भी शिवराज सिंह घबराए हुए थे कि उपचुनाव में हो सकता है हमारा सफाया हो जाए, तो हो सकता है सरकार का बहुमत कम हो जाए। तब भी एक बार ऑफर आया था, एक बार पहले आया था। 2 बार ऑफर आया, लेकिन कुंवर साहब ने अपनी जगह से नहीं हटी। क्या कुंवर साहब, क्या मैसेज देंगे 2024 चुनाव के लिए आम जनता को? 2024 के चुनाव में अगर आपको लोकतंत्र बचाना है, अपने अधिकारों को बचा के रखना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराना होगा, उनके खिलाफ वोट दें। और बहुत ज़्यादा सत्ता एक तरफा कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, उससे अहंकार आ जाता है। ये आ चुका है भारतीय जनता पार्टी में, और ज़्यादा अहंकार ना आए। ज़्यादा अहंकार बढ़ेगा तो देश को नुकसान होगा। हालांकि फिर ज़्यादा अहंकार बढ़ता है तो उसका हल भी निकलता है, लेकिन उसमें देश को, जनता को बहुत नुकसान हो सकता है। सीधा सीधा है कुंवर साहब का कहना, ज़्यादा अहंकार होगा तो देश को नुकसान होगा, क्योंकि जिस देश में जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।